जय हिंद एंड नमस्कार। पूर्णिमास क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर मैं आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं वह आधुनिक भारत से जुड़ा हुआ है और आधुनिक भारत के इतिहास में इस विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह विषय है पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का विभाजन। दोस्तों, आज इस लेक्चर के दौरान हम सब उन परिस्थितियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे जिनकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन लिया, और साथ ही साथ ऐसी क्या रीजंस रहे, ऐसी क्या वजहें बनी जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना ये लिया हुआ डिसीजन वापस लेना पड़ा। तो बढ़ते हैं लेक्चर की ओर और जानते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में। दोस्तों, बेसिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल जिस वायसराय के अंडर में हुआ था वो थे लॉर्ड कर्जन। यहाँ पर उनकी एक तस्वीर लगी हुई है। सो बेसिकली लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के बीच में भारत के अंदर एज अ वायसराय जो है वो अपॉइंटेड थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और उन्हीं के टेन्योर में इस बंगाल प्रोविंस का जो है वो विभाजन हुआ था। और जो वह जिस डेट से भारत के अंदर इंप्लीमेंट किया गया था वह डेट थी 16 अक्टूबर 1905। सो यहाँ पर तीन चीज़ों के बारे में बहुत ज़रूरी है पता होना। एक तो किस डेट से भारत में इंप्लीमेंट हुआ, वो था 16 अक्टूबर 1905। किस वायसराय के टेन्योर में हुआ, वो थे लॉर्ड कर्जन, और उनका टेन्योर पीरियड था क्या, 1899 से 1905। चलिए जानते हैं आगे उन कुछ पॉइंट्स के बारे में या उन कुछ तथ्यों के बारे में जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बंगाल विभाजन जैसा डिसीजन लिया। यहाँ पर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए इन बातों को बताने की कोशिश की है। सबसे पहले तो सिंस 1765 फॉलोइंग द बैटल ऑफ बक्सर द प्रोविंस ऑफ बंगाल विच इंक्लूडेड प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश एंड असम वॉज अंडर द ब्रिटिश। यानी कि 1765 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद हम सभी को मालूम है कि बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था, जिसके बाद ही माना जाता है कि भारत के अंदर ब्रिटिशर्स की जो सत्ता थी वो अच्छे तरीके से स्टैब्लिश जो हुई थी वो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही हुई थी। सो उस समय जो बंगाल का प्रोविंस था उसके अंदर कौन कौन हिस्से आते थे ये हम सबको मालूम होना चाहिए। तो प्रोविंस ऑफ बंगाल जिन हिस्सों को कंसिडर करता था, या फिर जो हिस्से प्रोविंस ऑफ बंगाल के बीच में आते थे वो थे वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और असम। ये सभी के सभी हिस्से उस समय प्रोविंस ऑफ बंगाल के अंडर में आते थे और जो कि ब्रिटिश के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते थे। दूसरा पॉइंट क्या है, इट वॉज अ वेरी लार्ज एरिया एंड द पॉपुलेशन एंड कैलकाटा वॉज द कैपिटल ऑफ द प्रोविंस एंड ऑल्सो ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यानी कि ये जो प्रोविंस ऑफ बंगाल था, पहला तो क्या था कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज एरिया था। यह भी एक रीज़न जो है ब्रिटिशर्स ने दिया था पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से, और वहाँ की पॉपुलेशन भी इस पूरे प्रोविंस की बहुत ज़्यादा थी। साथ ही साथ जो थी कैलकाटा जो थी इस प्रोविंस की कैपिटल थी, और साथ ही साथ जो ब्रिटिश इंडिया था उस समय यानी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी की जो कैपिटल थी वो भी कैलकाटा थी, और इस प्रोविंस ऑफ बंगाल की कैपिटल भी कैलकाटा थी। तीसरे पॉइंट के बारे में देखा जाए, सो देयर वर डिफिकल्टीज इन एडमिनिस्टरिंग सच अ लार्ज एरिया, द ईस्टर्न पार्ट स्पेशली इन रूरल एरियाज वर नेग्लेक्टेड। यानी कि ये जो इतना बड़ा एरिया था प्रोविंस ऑफ बंगाल का, इसको ब्रिटिशर्स ने बताया कि एडमिनिस्टर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि एरिया बहुत वास्ट है तो अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। सो इसीलिए उन्होंने रीज़न दिया कि हम जो है ब्रिटिश का प्रोविंस ऑफ बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि स्पेशली क्या है जो रूरल एरियाज़ हैं उनके अंदर डेवलपमेंट वगैरह में काफ़ी निगलेक्शन हो रहा है, यानी कि अच्छे तरीके से रूरल एरियाज़ को कवर नहीं किया जा पा रहा है बड़े होने की वजह से। चौथा वजह क्या था, दैट रीजन वॉज लैकिंग इन द फील्ड्स ऑफ इंडस्ट्री, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। साथ ही साथ ये जो रीज़न है ब्रिटिशर्स ने बताया कि ये जो है इनमें कुछ चीज़ों की बहुत कमी है, यानी कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पा रहा है इतने बड़े होने की वजह से, एजुकेशन लोगों को अच्छी नहीं मिल पा रही है, साथ ही साथ ना ही उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पा रहा है। मच ऑफ इंडस्ट्री वॉज सेंटर्ड ऑन कैलकाटा। और उस समय होता क्या था कि जो कैलकाटा थी जो कि बंगाल प्रोविंस के साथ ही साथ ब्रिटिश इंडिया की राजधानी थी, मैंने पहले भी बताया, वही जो है मेनली ज़्यादातर सारी चीज़ें जो है उस कैलकाटा के आसपास में ही सेटल्ड थी। सो ज़्यादातर जो इसके अलावा का जो एरिया था वहाँ पर ये एजुकेशनल लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर और एम्प्लॉयमेंट लेवल पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। फिफ्थ पॉइंट में क्या था, इनिशियली लॉर्ड कर्जन प्रपोज द पार्टीशनिंग ऑफ द प्रोविंस एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर सोलेली।
इन 1904 ही अंडरटुक अ टूर ऑफ ईस्टर्न बंगाल। शुरुआत में क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन जो ने जो वजह बताई, जो रीजंस दिए पार्टीशन ऑफ बंगाल के, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को बताया कि इतने बड़े होने की वजह से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभल नहीं पा रहा है, इसीलिए जो है उन्होंने 1904 में ईस्टर्न बंगाल का जो है टूर भी किया और उसके बाद में बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस को देखते हुए डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से पार्टीशन ऑफ बंगाल करना ज़रूरी है। The idea of using the Bengal partition as a political tool to undermine the growing nationalism in Bengal। साथ ही साथ ये भी माना जाता है बहुत कड़े तौर पर कि जो बंगाल के अंदर उन दिनों प्रोविंस और बंगाल के अंदर जो एक राष्ट्रवादिता जो लोगों में उभर कर आ रही थी, यानी कि सब एक साथ होकर के नेशनलिज्म जैसी भावना सबके अंदर पैदा हो रही थी, उसको भी कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए, उसका राजनीतिकरण करने के लिए ही जो है मतलब करके पॉलिटिसाइज करके उसको, इस इशू को, ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ब्रिटिश का जो पकड़ होगी वो कमज़ोर हो जाएगी। इस वजह से भी जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो किया गया था। 7th पॉइंट क्या था कि 7th पॉइंट की अगर बात किया जाए तो एज पर कर्जन आफ्टर द पार्टीशन द 2 प्रोविंसेस वुड बी बंगाल इंक्लूडिंग मॉडर्न वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार एंड ईस्टर्न बंगाल एंड असम। यानी कि कर्जन ने जो बताया था वो बताया था कि पार्टीशन होने के बाद में दो प्रोविंस नए बनेंगे, उनमें एक तो होगा बंगाल जिसके अंदर आज का जो उस समय का वेस्ट बंगाल था वो उड़ीसा और बिहार होंगे, साथ ही साथ एक नया प्रोविंस जो बनेगा वो ईस्टर्न बंगाल और असम कहलाएगा। यानी कि 2 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, एक तो वो जिसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार होंगे और दूसरा वो जिसमें ईस्टर्न बंगाल यानी कि बांग्लादेश और असम वाला पोर्शन होगा। 8th पॉइंट क्या है, ईस्टर्न बंगाल वुड कंसिस्ट ऑफ हिल त्रिपुरा, चिट्टागोंग, राजशाही एंड ढाका डिविजन्स। इट्स कैपिटल वुड बी ढाका। ईस्टर्न बंगाल का जो प्रोविंस बनेगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, उसके अंदर त्रिपुरा आता था, चिट्टागोंग आता था जो कि बांग्लादेश में है, राजशाही आता था और ढाका डिवीज़न जो है वो ईस्टर्न बंगाल का पार्ट था और उसकी कैपिटल थी ढाका। यानी कि यहाँ पर जो जो बंगाल वाला प्रोविंस बनेगा उसकी कैपिटल रहेगी कैलकाटा और साथ ही साथ में जो दूसरा बन रहा है ईस्टर्न बंगाल उसकी कैपिटल जो कहलाएगी वो कहलाएगी ढाका। 9th पॉइंट क्या है, The Bengal would have a Hindu majority and Eastern Bengal and Assam would have a Muslim majority population. Its capital would remain Calcutta। यानी कि जो बंगाल का विभाजन 2 हिस्सों में किया जा रहा है उसका जो बंगाल प्रोविंस है उसके अंदर हिंदू की ज़्यादा मेजॉरिटी रहेगी, साथ ही साथ जो ईस्टर्न बंगाल वाला पार्ट है या असम वाला जो पार्ट है उसके अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहेगी। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि क्लियर ये कहीं ना कहीं जो है इन्होंने जातियों पर भी डिवाइड किया है, यानी कि हिंदुओं को एक तरफ कर दिया और मुस्लिम को एक तरफ कर दिया। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे उसका इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने यहाँ पर किया है। As a result, on 16th October 1905, Lord Curzon partitioned Bengal and formed 2 new provinces, मैनेजेबल साइज, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल। यानी कि इस सबके सारा का सारा जो भी इन्होंने रीजंस बताए उसको इम्प्लीमेंट करते हुए 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को पार्टीशन कर दिया। किन हिस्सों में, 2 नए प्रोविंसेस में, एक को बताया गया ईस्ट बंगाल और दूसरे को नाम दिया गया वेस्ट बंगाल का। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ पार्टीशन इन ब्रीफ, यानी कि अभी तक जो हमने पढ़ा उसके मतलब उसको एक ब्रीफ में बात करते हैं कि क्या क्या रीजंस रहे होंगे या क्या क्या रीजंस ब्रिटिशर्स ने दिए जिनकी वजह से उन्होंने जो है बंगाल का पार्टीशन किया। सबसे पहले तो है वास्टनेस ऑफ प्रोविंस, यानी कि मैंने पहले भी बताया कि जो प्रोविंस था वो काफ़ी बड़ा था और ब्रिटिशर्स ने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर इतने बड़े प्रोविंस को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं, इसलिए उन्होंने इसका पार्टीशन किया है। सो द प्रोविंस वॉज स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ 1,89,000 स्क्वायर माइल्स विद द पॉपुलेशन ऑफ 80 million, which was too vast to be managed by one lieutenant governor. He could not make a tour for the whole province due to its vastness once in a tenure। यानी कि वो जो पूरे के पूरे उस एरिया का बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसके द्वारा इतने बड़े प्रोविंस का जहाँ पर इतनी पॉपुलेशन रहती है उसका अच्छे तरीके से जायजा ले पाना तक पॉसिबल नहीं था अपने टेन्योर में, इतना बड़ा वो मतलब प्रोविंस इतना बड़ा था। दूसरा क्या बताया, लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन, द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द प्रोविंसेस वर लिमिटेड ड्यू टू रिवर्स एंड फॉरेस्ट। द लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन ऑफ द प्रोविंस वॉज ऑल्सो वर्स ड्यू टू इनसफिशिएंट पुलिस एंड इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, देयरफॉर द नीड ऑफ पार्टीशन ऑफ प्रोविंस वॉज फेल्ट सेवरली। यानी कि लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन भी इन्होंने एक रीज़न दिया। कहने का मतलब इतना बड़ा प्रोविंस है, साथ ही साथ उस पूरे एरिया में यानी कि ईस्टर्न बंगाल और
जो असम वाला पोर्शन है उसमें रिवर्स और फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर उस पूरे एरिया में कम्युनिकेशन का भी बहुत प्रॉब्लम है। साथ ही साथ वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन को भी मैनेज कर पाना काफ़ी मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि इनके पास इतनी पुलिस नहीं थी, इनसफिशिएंट पुलिस रीजन दिया, साथ ही साथ इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ही इनका है, जिसकी वजह से जो है उतने बड़े प्रोविंस को एडमिनिस्टर करना काफ़ी जो है दिक्कत है हो रही थी ब्रिटिशर्स को। तीसरा क्या है, डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि देयर वाज आल्सो द डिफरेंस ऑफ लैंग्वेजेस एंड सिविलाइजेशन ऑफ नेटिव्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल यानी कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में रहने वाले लोगों के बीच की जो सभ्यताएं थी, यानी कि सिविलाइजेशन वहाँ पे जो थी, साथ ही साथ जो उनकी भाषाएं थी, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा अंतर था। तो ब्रिटिशर्स ने इसको भी बेस बनाया जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल करने का। The natives of West Bengal considered themselves superior in civilization to the resident of East Bengal। यानी कि जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले जो लोग थे, वहाँ के जो नेटिव लोग थे, वो लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे सभ्यताओं के मामले में ईस्ट बंगाल वालों से, क्योंकि ईस्ट बंगाल ज़्यादातर मुस्लिम्स डोमिनेटेड एरिया था और वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर हिंदू थे। सो द कंडीशन डिमांडेड फॉर द डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस, ये कंडीशन भी जो कहीं ना कहीं जो है इस प्रोविंस को डिवाइड करने के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। साथ ही साथ चौथा पॉइंट जो है, नीड ऑफ द टाइम, यानी कि समय की एक मांग थी, ब्रिटिशर्स ने ऐसा बताया। तो डिवीजन ऑफ बंगाल वॉज द नीड ऑफ टाइम टू डेवलप ट्रेड इन ईस्ट बंगाल एंड टू प्रमोट द पोर्ट ऑफ चिटगोंग विच कुड बी डन ओनली बाय डिवीजन ऑफ द प्रोविंस। यानी कि इस बंगाल का जो डिवीज़न करना, ये कहीं ना कहीं समय की भी मांग थी, क्योंकि ईस्ट बंगाल के अंदर ट्रेड जो है काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी ट्रेड रूट्स उतने अच्छे नहीं थे, तो उसको डेवलप करने के लिए भी जो है डिवीज़न बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो चिटगांग का पोर्ट था उसका यूज़ ब्रिटिशर्स जो है वो करना चाहते थे। ये तभी किया जा सकता था जब इतने बड़े प्रोविंस का जो है वो डिवाइड किया जाए। बात करते हैं रिएक्शन ऑफ पार्टीशन की, यानी कि जब 16 अक्टूबर 1905 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को भारत के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया, या फिर जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन लिया गया था, उसके बाद भारत में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई। सबसे पहला तो क्या है, देयर वाज अ वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल अनरेस्ट इन द प्रोविंस आफ्टर कर्जन अनाउंस द पार्टीशन। यानी कि जैसे ही लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन को अनाउंस किया, जितने भी भारत में उस समय राजनीतिक दल एक्टिव थे, उन सभी ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और इवन ये प्रोटेस्ट सिर्फ कैलकाटा या बंगाल जैसे प्रोविंस में ही नहीं हुआ, इसके अलावा भारत के कई हिस्सों में इस तरीके का प्रोटेस्ट जो है किया गया अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। मैनी पीपल इन बंगाल रिगार्डेड दिस पार्टीशन एज एन इंसल्ट टू दियर मदरलैंड। बंगाल के रहने वाले बहुत सारे नेटिव्स ने इस पार्टीशन को जो है उनके मदरलैंड यानी कि उनकी मातृभूमि को के लिए एक इंसल्ट बताया। देयर वॉज अ ह्यूज क्राई फॉर द यूनिटी ऑफ बंगाल, यानी कि उस समय बंगाल को एक रखने के लिए पूरे जो भी उस प्रोविंस के लोग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इसके लिए सभाएं करी, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, ताकि जो बंगाल की एकता है वो बनी रहे। इवन इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान हमारे भारत देश के रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक फेमस सॉन्ग भी जो है गाया, जिसको कि अमार सोनार बांग्ला उसका टाइटल रहा, जो कि बाद में जब नेशनल एंथम बना बांग्लादेश का। हम सभी को मालूम है, जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ तो बांग्लादेश की कैपिटल बनी ढाका, और उन्होंने अमार सोनार बांग्ला को, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था इसी बंगाल विभाजन के दौरान, उसको जो है अपना नेशनल एंथम चुना। Most of the Bengalis in the western part protested against this step, which would also make them a linguistic minority in their own provinces। यानी कि जो वेस्ट बंगाल वाले पोर्शन में बहुत सारे जो बंगाली रहते थे, उन्होंने इस पार्टीशन वाले जो डिसीजन था इसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट किया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो उनका ये डिसीजन था, ये क्या करता था, उन्हीं को उनके ही प्रोविंस में जो है माइनॉरिटी बना दे रहा था। यानी कि उनके ही प्रोविंस में उनकी संख्या जो है वो कम हो जा रही थी। आफ्टर दिस डिवीजन देयर वुड बी अ मोर उड़िया एंड हिंदू स्पीकिंग पीपल इन द बंगाली, क्योंकि ये जो वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन इन्होंने बनाया था, यानी कि वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रोविंस वाला जो पोर्शन को एक करके बना दिया था, इसमें उड़िया और हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या बंगाली बोलने वाले लोगों की संख्या से ज़्यादा हो गई थी। तो कहीं ना कहीं डिवीज़न होने से जो वेस्ट बंगाल के नेटिव्स थे वो अपने ही प्रोविंस में, अपने ही उसमें जो है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो जा रहे थे, यानी कि उनकी भाषा बोलने वाले लोग कम हो जा रहे थे। Many Muslims from the Bengali Muslim community welcomed this move since they thought that
it would advance their educational, economic and political interest if they become the majority in the new province. बहुत सारे मुस्लिम्स जो ईस्टर्न बंगाल से बिलोंग करते थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए हुए इस डिसीजन का जो है वो पूर्ण रूप से जो है स्वागत किया था। क्यों? क्योंकि इससे उनको ये लगता था कि जो उनका ये ईस्टर्न बंगाल जो बन रहा है इसमें एजुकेशनल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो इसी को देखते हुए जो है ईस्टर्न बंगाल के मुस्लिम्स थे उन्होंने जो है इस प्रोविंस के नए प्रोविंस के गठन को जो है के डिसीजन का स्वागत किया था। पांचवा पॉइंट क्या है? द जनरल प्रोटेस्ट इन द रेस्ट ऑफ कंट्री वॉज अगेंस्ट दिस पार्टीशन। पूरे देश के अंदर मैंने पहले भी बताया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो प्रोटेस्ट था वो सिर्फ बंगाल प्रोविंस में ही नहीं चल रहा था, भारत के और भी बहुत सारे हिस्सों में जैसे कि पंजाब में, इवन साउथ में भी, कर्नाटका में, आंध्रा में, यहाँ पर भी जो है लोगों ने जो है, महाराष्ट्र में तिलक जी ने भी किया था। सो यहाँ पर भी लोगों ने इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के पार्टीशन ऑफ बंगाल जैसे डिसीजन का बहुत ही पुरजोर विरोध किया था। सो द पीपल सॉ थ्रू द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटी, यानी कि लोगों ने जो ये ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा जो लिया हुआ डिसीजन था पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के जैसे ही ट्रीट किया, क्योंकि उन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है बांट दिया लोगों को, हिंदू और मुस्लिम दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और हमारा देश भारत जो है वो यूनिटी की एक पहचान है। सो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो है इस एकता को, जो नेशनलिज्म है, इसको तोड़ने की कोशिश भी कर रहे थे। छठा पॉइंट क्या है? द चीफ एम ऑफ द सच अ पार्टीशन वॉज ओनली टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज एंड हैम्परिंग द यूनिटी एंड नेशनलिज्म इन द कंट्री। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया कि जो उनका मेन एम था वो कहीं ना कहीं जो है हमारी एकता को तोड़ना था। सेवेंथ पॉइंट है द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट्स इन द नेशनल स्ट्रगल स्टार्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पार्टीशन। जब ये 1905 का जो है बंगाल विभाजन का डिसीजन लिया गया था तो भारत के अंदर 2-3 नए मूवमेंट्स लॉन्च हुए थे, जिसमें कि सबसे पहला था स्वदेशी मूवमेंट और दूसरा था बॉयकॉट मूवमेंट, यानी कि बहिष्कार आंदोलन। सो कई बार सवाल इस तरीके का आता है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिए हुए बंगाल के विभाजन के डिसीजन में के अगेंस्ट किस किस तरह के आंदोलन या कौन कौन से आंदोलन भारत में उभर कर आए, तो उत्तर क्या होगा? स्वदेशी मूवमेंट और बहिष्कार मूवमेंट। 8th, people started boycotting British goods which had flooded the Indian market and had dealt a blow to the indigenous इंडस्ट्री। यानी कि जैसा कि पहले भी बताया, स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या है? स्वदेशी का मतलब क्या है कि अपने देश में बना हुआ। तो लोगों ने क्या किया, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी के अंदर जो भी ब्रिटिश गुड्स आ रहे थे या जो भी बाहर का बना हुआ सामान हमारे देश में इस्तेमाल हो रहा था, उन सभी चीज़ों को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। और इससे कहीं ना कहीं देश के अंदर एक नया ट्रेड करने का तरीका बना, देश के लोग आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो गए। The partition did succeed in creating a communal rift in the country and even contributed to the battle of birth of the Muslim League in 1906। ये जो पार्टीशन का डिसीजन था ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की तरफ से तो सफल ही साबित हुआ, क्योंकि इसकी वजह से ही जो है 1906 में जो है मुस्लिम लीग जैसी पार्टी जो है भारत के अंदर उभर कर आई। सो इसने कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक तौर पर जो है भारत को कमज़ोर किया। बात करते हैं अनलमेंट ऑफ पार्टीशंस की। इसके पहले लगभग मैंने आपको वो सारे रीजंस बताए जिसकी वजह से जो है ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, जिसमें कि उनकी तरफ से दिया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न तो था ही था, साथ ही साथ एक छुपा हुआ रीज़न भी माना जा सकता है जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक हिस्सा था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के डिसीजन के बाद इंडिया के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, जिसमें कि स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, जगह जगह पर जो है प्रोटेस्ट करना और भारत के कई हिस्सों में उस डिसीजन का विरोध करना और ईस्ट बंगाल वाले मुस्लिम्स का इस डिसीजन को सपोर्ट करना शामिल था। अब बात करते हैं अनलमेंट ऑफ पार्टीशन की, यानी कि किन वजहों से ये पार्टीशन को वापस लेना पड़ा। सो व्हेन लॉर्ड हार्डिंग अज्यूम चार्ज एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि जब लॉर्ड कर्जन के जाने के बाद नेक्स्ट वायसराय जो आए लॉर्ड हार्डिंग, उन्होंने जब गवर्नर जनरल का चार्ज हमारे इंडिया के अंदर लिया, सो उन्होंने देखा कि हिंदूज अगेन बिकेम एक्टिव एंड सेंट अ रिप्रेजेंटेशन टू हिम फॉर द अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो जैसे ही लॉर्ड हार्डिंग ने गवर्नर जनरल का चार्ज लिया, हिंदू दोबारा, जितने भी हिंदू जाति के लोग थे या हिंदूज जितने भी थे हमारे देश में, उन सभी ने दोबारा रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया लॉर्ड हार्डिंग को कि ये डिसीजन कहीं ना कहीं गलत है और इस पार्टीशन ऑफ बंगाल के डिसीजन को जो है वो वापस लिया जाना चाहिए। ही रिकमेंडेड द सेम टू द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स। उन्होंने जो उस समय इंडियन अफेयर्स के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उनको इस चीज़ के बारे में बताया। एंड ऑन द विजिटिंग हिज मेजेस्टी जॉर्ज 5 टू इंडो पाकिस्तान
and holding the darbar at Delhi on 12 दिसंबर 1911 the partition of Bengal was cancelled। यानी कि जब जॉर्ज पंचम हमारे देश भारत में आए तो उन्होंने दिल्ली में एक दरबार किया जिसको कि दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है 12 दिसंबर 1911 में। और उसकी वजह से वहाँ पर ही ये डिसीजन लिया गया कि जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया है बंगाल प्रोविंस का, इसको कैंसिल किया जाता है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको वापस ले लिया। दोस्तों, इसी 1911 की घटना भी है जब भारत की राजधानी को दिल्ली दरबार के बाद कलकत्ता से बदल करके दिल्ली कर दिया गया। इस पूरे लेक्चर के दौरान हमने ये देखा कि अभी तक में जो कंक्लूजन हमारे पास निकल के आया उसके कुछ पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो क्या हुआ कि न्यू प्रोविंसेस वर क्रिएटेड बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस रादर देन रिलीजियस लाइंस। बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस वाज कार्व्ड आउट ऑफ बंगाल। बिहार एंड उड़ीसा बिकेम सेपरेट प्रोविंसेस इन 1936। यानी कि जो ये पूरा का पूरा जब एनलमेंट हुआ इस पार्टीशन का, इसको वापस लिया गया तो नए प्रोविंस निकल करके आए जो कि लिंग्विस्टिक लाइन पे थे, यानी कि भाषाई आधार पे थे, ना कि धार्मिक आधार पे, जिसमें कि बिहार और उड़ीसा को जो है के प्रोविंस को जो है बंगाल से बाहर निकाल दिया गया और उनको सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया 1936 में। दूसरी चीज़ क्या हुई, सेपरेट असम प्रोविंस वाज क्रिएटेड, यानी कि जो पहले ईस्टर्न बंगाल का हिस्सा था असम, उसको अभी एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया। तीसरा चीज़, द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज मूव्ड टू दिल्ली फ्रॉम कैलकाटा इन 1911। मैंने पहले भी बताया दिल्ली दरबार के समय ही जो भारत देश की राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी उसको चेंज करके दिल्ली कर दिया गया। चौथी चीज़ क्या हुई, डिस्पाइट द अनलमेंट द पार्टीशन डिड क्रिएट अ कम्युनल डिवाइड अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑफ बंगाल। यानी कि ये अनलमेंट होने के बाद भी ये जो पार्टीशन जैसी घटना थी इसने कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है वो एक सांप्रदायिक जो है कहते हैं कि कम्युनल डिवाइड क्रिएट कर दिया, यानी कि एक तरीके से बांट दिया हिंदूज और मुस्लिम को जो कि बंगाल में रहते थे, क्योंकि अनलमेंट हो गया। जो पहले मुस्लिम्स ये चाहते थे कि अब अलग होने की वजह से उनका डेवलपमेंट अच्छा हो गया एजुकेशनल लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर। अब जब अनलमेंट हो गया तो दोबारा वो उसी मतलब उनका जितना भी डेवलपमेंट वाला पोर्शन था वो दोबारा का सब कुछ कैंसिल हो गया। कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को ऐसा लगने लगा कि ये तो फिर से गलत हो गया या फिर से पहले जैसा हो गया, तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक कट्टरपन जो है इस पार्टीशन ने पैदा कर ही दिया। दोस्तों, इस पूरे लेक्चर के दौरान हमने आज 1905 में भारत के अंदर घटित एक घटना यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन डिस्कस किया। हमने देखा इस टॉपिक्स में कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या रीजंस दिए पार्टीशन ऑफ बंगाल करने के, और साथ ही साथ बाद में उस पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से भारत में क्या क्या हुआ। और हमने ये भी देखा कि ब्रिटिशर्स ने जब पार्टीशन ऑफ बंगाल के डिसीजन को वापस लिया इतने बड़े प्रोटेस्ट होने के बाद में, भारत के अंदर उसका क्या क्या कंक्लूजन निकल के आया। इस क्लास के दौरान अगर आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में एक अच्छी जानकारी मिली हो इस लेक्चर को सब्सक्राइब, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।